हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले गवावा यानी कि अमरूद के बारे में। अमरूद के बारे में हम इसका साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, पोलिनेशन, क्रोमोसोम, साथ ही में इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें हम इसके फल प्रकार की बात करें, खाने योग्य बाग की बात करें, साथ ही में हम इसके जलवायु की बात करें, उत्पादन की बात करें और साथ ही में इसके प्रबंधन की बात करें, प्रवर्धन की बात करें यानी प्रोपोगेशन की बात करें, तो ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके गवावा यानी कि अमरूद, अगर इसके हम बॉटनिकल नेम की बात करें यानी कि वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका सीडियम गुआजावा, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? सीडियम गुआजावा होता है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली या परिवार की बात करें, तो इसकी फैमिली क्या होती है दोस्तों? इसकी फैमिली क्या होती है? मिर्टेसिस की फैमिली होती है। अगर इसमें क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें? तो गुणसूत्र इसमें 2n बराबर 22 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें दोस्तों? तो 22 गुणसूत्र होते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम क्या होता है? सीडियम गुआजावा इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली कौन सी होती है? मीटेसिस की फैमिली होती है। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 22 होते हैं। 2n बराबर 22 होते हैं। इसके हम ओरिजिन की पैलेस की बात करें तो ओरिजिन पैलेस क्या है दोस्तों? इसका दक्षिणी अमेरिका या पेरू या मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका या पेरू या मेक्सिको। दोस्तों, ये इसका ओरिजिन पैलेस है। अगर इसमें फल प्रकार की बात करें तो फल कौन किस प्रकार का होता है? फल प्रकार या फ्रूट टाइप सरस या बेरी टाइप किसका फल प्रकार होता है? इसका फल प्रकार कैसा होता है दोस्तों? तो इसका फल प्रकार बेरी या सरस प्रकार का इसका फ्रूट टाइप होता है। सरस या बेरी क्या होता है दोस्तों? सरस यानी कि जिसको हमें खाने से स्वाद आता हो, जिसको खाने से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उसे फ्रूट टाइप बोलते हैं। और सरस है फ्रूट टाइप, जिसमें सरस है बेरी टाइप का फ्रूट टाइप कौन सा है दोस्तों? हमारा ग्रुप गवावा एक सरस प्रकार का फ्रूट टाइप है। दोस्तों, हम इसके खाने योग्य भाग की बात करें तो इसमें क्या खाते हैं? तो थैलेमस या पेरिकार्प इसका हम खाते हैं। थैलेमस या पेरिकार्प हम इसका हम ईटिंग पार्ट की बात करें, इसका ईटिंग पार्ट की बात करें तो ईटिंग पार्ट क्या खाते हैं दोस्तों हम? तो हम पेरिकार्प या थैलेमस खाते हैं। अगर दोस्तों हम इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे ट्रॉपिकल फ्रूट भी बोला जाता है यानी उष्ण जलवायु का सेब भी बोला जाता है। अगर दोस्तों हम इसके अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम, अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे उष्ण जलवायु का सेब भी कहा जाता है यानी कि यह एक उष्ण जलवायु में उगने वाला फल है। दोस्तों, हम अमरूद को जेली बनाने के लिए भी उपयोग में लेते हैं
क्योंकि जेली बनाने के लिए चाहिए होता है TSS। TSS हमारे गवावा या अमरूद में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम जेली बनाने के लिए अमरूद का उपयोग में लिए लेते हैं। अगर दोस्तों हम इसके अन्य जानकारी की बात करें तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी कितना पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें विटामिन सी 299 प्रति 100 ग्राम इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी की बात करें दोस्तों, 299 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम इसमें विटामिन सी पाया जाता है। यह स्रोत किसका है? ये विटामिन सी का स्रोत है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो जेली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो जेली बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जेली बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? अमरूद में क्या पाया जाता है? तो पेक्टिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक पेक्टिन पाया जाता है। जेली बनाने में उपयोग। अगर इसके हम आगमन की बात करें, यानी कि इसका आगमन भारत में कब हुआ, इसको कब से भारत में उगाने लगे, तो 17वीं शताब्दी में। शताब्दी इसका आगमन इसका आगमन भारत में कब हुआ? तो इसका आगमन कब हुआ दोस्तों? तो 17वीं शताब्दी में इसका आगमन हुआ था। अगर इसकी जलवायु की बात करें तो उपोष्ण जलवायु होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए शरद काल में रात का तापमान 10 डिग्री होना चाहिए। पाले के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर इसकी जलवायु की बात करें, उष्ण जलवायु का प्लांट है, यानी कि ट्रॉपिकल फ्रूट है। यह पाले के प्रति संवेदनशील होता है। यानी कि यह पाला सहन नहीं कर पाता है। अगर दोस्तों हम इसमें बात करें विटामिन सी कितना पाया जाता है, तो विटामिन सी 299 मिलीग्राम प्रति 100 किलोग्राम 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम में इसका विटामिन सी पाया जाता है, 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगर इसकी हम बात करें इसमें मृदा कौन सी रखी जाती है, तो हल्की सारी मृदा रखी जाती है। अगर इसकी सोइल की बात करें, साथ ही में इसके हम अन्य बातें करें दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से पोषक तत्व इसके अलावा पाए जाते हैं, तो दोस्तों जो हमारे मृदा की बात करें, इसमें किस प्रकार की मृदा उपयोग में ली जाती है, तो दोस्तों इसके मृदा के रूप में हम कौन सी मृदा लेते हैं, तो हल्की क्षारीय। हल्की क्षारीय मृदा इसके उपयोग में लेते हैं हम। और दोस्तों इसके प्रोडक्शन की बात करें कि इंडिया में सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, वर्ल्ड में सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वर्ल्ड में सर्वाधिक प्रोडक्शन भारत में होता है। दोस्तों इसके प्रोडक्शन में सर्वाधिक प्रोडक्शन की बात करें तो कहाँ पर होता है, तो भारत में इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अगर हम विश्व में बात करें तो भारत का स्थान प्रथम है। सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो दोस्तों भारत में होता है। अगर इसकी उत्पादकता की बात करें, उत्पादन में हमारा देश का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। और हम उत्पादकता की बात करें तो चौथा स्थान इसकी उत्पादकता में।
इसका सर्वाधिक उत्पादन में तो प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादकता में इसका चौथा स्थान है। दोस्तों हम इसके सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन सर्वाधिक यूपी में होता है। सर्वाधिक भारत की बात करें, भारत में यूपी, यूपी में कहां पर, सहारनपुर में। सहारनपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहां पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हमारा राजस्थान में सवाई माधोपुर। हमारे राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारा सर्वाधिक उत्पादन होता है सवाई माधोपुर में। इसके हम अगले पॉइंट की बात करें, CISH, ये कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे, हमारे यूपी में। अगर दोस्तों हम इसके व्यवसायिक प्रवर्धन या अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो हमारा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर, यानी एक्सीलेंस सेंटर, ये कहाँ पर दोस्तों, तो हमारे टोंक में इसका एक्सीलेंस सेंटर यानी कि उत्कृष्टता केंद्र। एक्सीलेंस सेंटर क्या होता है, यानी कि दोस्तों किसी क्षेत्र में जो फसल पाई जाती है उसमें अधिक गुणवत्ता युक्त फल, पोषक तत्व और उसमें पाए जाने वाले अन्य रोग कीटों के प्रति उसको संवेदनशील बनाने के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाती है। इसके हम एक्सीलेंस सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो टोंक में ही इसका एक्सीलेंस सेंटर के बाद है। अब इसमें प्रवर्धन की बात करें, इसमें प्रवर्धन कौन सा किया जाता है दोस्तों, दोस्तों आपको पता होगा इसमें प्रवर्धन कौन सा किया जाता है। तो इसमें व्यवसाय प्रवर्धन की बात करें तो स्टूलिंग, माउंट लेयरिंग या डेयरी दाब विधि इसमें उपयोग की ली जाती है। माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग इसमें व्यवसाय प्रवर्धन के रूप में उपयोग में ली जाती है दोस्तों। इसके प्रवर्धन में कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है दोस्तों, तो माउंट या स्टूलिंग इसके प्रवर्धन में उपयोग में ली जाती है। और एक विधि कौन सी और है दोस्तों, इसे डेयरी दाब विधि कहा जाता है, डेयरी दाब विधि। यह हमारे प्रवर्धन की बात होगी दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करें हम, अगला पॉइंट क्या है हमारे, हम इसके अगर पौधरोपण की बात करें तो पौधरोपण कब किया जाता है दोस्तों, और साथ ही में अन्य विधि कौन सी, एयर लेयरिंग के माध्यम से न्यू टेक्निक आई है दोस्तों, ये न्यू टेक्निक जिसे एयर लेयरिंग बोला जाता है, यह भी एक प्रवर्धन की विधि है। अगर दोस्तों हम इसके पौधरोपण की बात करें कि इसका पौधरोपण कब किया जाता है, पौधरोपण की बात करें तो जून जुलाई में इसका पौधरोपण किया जाता है दोस्तों। अगर इसके दूरी की बात करें, सामान्य दूरी 6 मीटर इंटू 6 मीटर रो इंटू प्लांट, सघन रोपण HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग।
इसकी बात करें तो इसमें कितनी डिस्टेंस रखी जाती है, 6 मीटर इंटू 3 मीटर। पूषा सर्जन वेराइटी की बात करें, इसमें कितनी डिस्टेंस रखी जाती है दोस्तों, तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर इसमें डिस्टेंस रखी जाती है। मीडो चार्ट की बात करें, तो इसमें 2 मीटर इंटू 1 मीटर दूरी रखी जाती है। हमारे पौधरोपण का समय क्या होता है, तो जून जुलाई में इसका पौधरोपण किया जाता है। सामान्य दूरी की बात करें, रो इंटू प्लांट की बात करें, 6 मीटर इंटू 6 मीटर रखी जाती है। सघन रोपण या हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो 6 मीटर इंटू 3 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है। अगर कुशल सर्जन की बात करें, ये एक वेरायटी है दोस्तों, तो इसमें 3 मीटर इंटू 3 मीटर इसकी डिस्टेंस रखी जाती है, या रो इंटू प्लांट में डिस्टेंस रखी जाती है। मीडो चार्ट की बात करें तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर इसकी पौधरोपण दूरी रखी जाती है। अगर दोस्तों हम इनके फूल और फल का बात करें तो इसमें फूल और फल किस प्रकार का होता है, फूल और फल कब प्राप्त होते हैं हमें, दोस्तों पुष्पक्रम इसका साइमोज होता है, साइमोज प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। इसके परागण की बात करें, इसमें क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण होता है। पर परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो कीटों द्वारा होता है। कीटों द्वारा, जैसे एंटमो के लिए बोलते हैं। अगर हम इसके फलन की बात करें, फलन हमेशा नई वृद्धि शाखाओं पर होता है, यानी कि जो नई शाखाएं होती है उन शाखाओं पर सबसे ज्यादा, यानी कि हमेशा उन पर ही नई वृद्धियों वाली शाखाओं पर ही हमारे फलन होता है। पुरानी शाखाओं पर हमारे फलन नहीं होता है, इसलिए पौधों की हमेशा काट छांट की जाती है ताकि अधिक शाखाएं निकले, उनका फलन अधिक प्राप्त हो। अगर दोस्तों हम इसके पुष्पन की बात करें तो इसमें पुष्पन कब होता है, इसमें 3 प्रकार की बहार पाई जाती है दोस्तों, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। पुष्पन, फलन। अगर हम मृग बहार की बात करें, फरवरी, मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च। अम्बे बहार की बात करें तो हमारे अम्बे बहार में पुष्पन कब होता है, तो फरवरी मार्च में होता है पुष्पन के साथ, फिर उसके बाद में फलन कब होता है, तो फलन हमारे जून जुलाई अगस्त में होता है। मृग बहार की बात करें तो हमारे जून जुलाई में पुष्पन होता है, नवंबर दिसंबर में हमारा फलन होता है। हस्त बहार की बात करें तो हमारे सितंबर अक्टूबर में पुष्पन होता है और फरवरी मार्च में हमारा फलन होता है। तो दोस्तों ये हमारी 3 बहारें थी। अगर हम उपयुक्त बहार की बात करें तो मृग बहार में उपयुक्त बहार तो जून जुलाई में मृग बहार सर्वाधिक उपयुक्त। जो दोस्तों हमारे जून जुलाई में मृग बहार होती है
उसका फलन हमें कब प्राप्त होता है? तो नवंबर दिसंबर में होता है। आपने देखा होगा सर्दी में अधिक मात्रा में हमारे मार्केट में अमरूद प्राप्त होते हैं, जिनको हम सर्दियों में खाने के रूप में यूज में लेते हैं। इनसे हमारा पाचन सही होता है, साथ ही में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इनमें विटामिन सी होता है, इनमें विटामिन सी 299 मिलीग्राम। विटामिन सी कितना होता है? 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। हमारे इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का ये स्रोत है। अगर दोस्तों हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसके वेराइटीज की बात करें, अगर इसमें हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, बाहर कंट्रोल। बाहर कंट्रोल कैसे की जाती है? बाहर नियंत्रण। इसमें दोस्तों बाहर नियंत्रण में मैथिलिक एसिटिक एसिड 100 ppm प्लस 10 से 15% यूरिया, 50% पुष्पन होने पर। यानी कि बाहर कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों? हम नेप्थलिक एसिड एसिटिक 100 ppm प्लस 10 से 15% यूरिया का हम मिक्सर बना के 50% पुष्पन होने पर स्प्रे करेंगे, जिससे हमारे फूल झड़ने नहीं लगते हैं। क्योंकि बाहर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे सारे पुष्प गिर जाएंगे और हमें फलन प्राप्त नहीं होगा, हमारे प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। इसलिए बाहर कंट्रोल की जाती है दोस्तों। अगर हम इसकी वेराइटी की बात करें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? वैरायटी है किसमें? लखनऊ, जिसे L49 भी बोला जाता है। श्वेता, इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। लखनऊ L49 में हमारे सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। श्वेता। अगले किस्म की बात करें तो इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुर्ख, कपसी, चित्तीदार, हिसार सफेद, हिसार सुर्ख, अर्का मृदुला, अर्का किरण। ये हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट वेराइटीज थी। कौन कौन सी? लखनऊ L49 जिसमें विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। श्वेता, हिसार सफेद, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुर्ख, कपसी, हिसार सफेद, हिसार सुर्ख, अर्का मृदुल, अर्का किरण। अगर हम इसमें दोस्तों अन्य वेराइटीज की बात करें, संकर किस्मों की बात करें तो कोहिल सफेद, सफेद जाम इसमें संकर किस्में हैं। इसमें रोग की बात करें तो इसमें कौन सा रोग लगता है? तो हमारे इसमें उकटा रोग लगता है, यानी कि विल्ट रोग। इसमें हमारे कौन सा रोग लगता है दोस्तों? तो इसमें हमारे उकटा रोग लगता है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज सीडाई के द्वारा होता है। अगर हम इसमें प्रबंधन की बात करें तो जिप्सम का प्रयोग करके हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये कौन सी मृदा में होता है? तो दोस्तों ये सारे मृदाओं में अधिक होने वाला रोग है। अगर इसके हम प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो L49 है, इलाहाबाद सफेदा जो हमारी किस्म होती है
वो इसके प्रतिरोधी होती है, इसलिए हम इलावा सफेदा और L49 किस्म का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हम इसकी जैविक नियंत्रण की बात करें तो एस्परजिलस जो हमारी कवक होती है उसका प्रयोग करके हम इसको निपटाना कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसके दैहिक विकार की बात करें तो इसमें एक विकार होता है जिसको ब्रोंजिंग बोला जाता है। ब्रोंजिंग BRONZING ब्रोंजिंग बोला जाता है, जो किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो हमारे जिंक की कमी से होता है। एक रोग हमारे धान में भी होता है जो जिंक की कमी से होता है, उसको खेरा रोग बोला जाता है। मेनली तो दोस्तों उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उसका कारण जिंक की कमी माना जाता है। अगर दोस्तों हम इसमें ब्रोंजिंग की बात करें तो इसमें जिंक की कमी से होता है। अगर हम मुख्य कीट की बात करें तो इसमें मुख्य कीट कौन सा लगता है, तो इसमें फल मक्खी जो हमारे मुख्य कीट लगता है, जो हमारे फलों को जो हमारा आकार होता है उसको खा करके नष्ट कर देता है, उनमें छेद कर देता है और उनको गंदा कर देता है, जिससे हमें उसे उचित दाम नहीं मिल पाता है और साथ ही में उसका प्रोडक्शन भी कम कर देता है। अगर हम अमरूद की बीज रहित किस्में होती है दोस्तों, जो हमेशा आंशिक बीज रहित होती है या पूर्णतः बीज रहित होती है। इसमें दोस्तों कौन सा कीट लगता है, मुख्यतः फल मक्खी लगती है, ब्रोंजिंग लगती है। अगर इसके हम प्रोडक्शन की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन होता है। 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पन्न होता है। इसको हम 75 से 90% आर्द्रता पर 6 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको स्टोरिंग कितने दिन तक कर सकते हैं, 6 से 7 दिन तक कर सकते हैं। और दोस्तों इसको अधिक टाइम तक स्टोर करने के लिए 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पर कोल्ड स्टोरेज में रख करके इसका अधिक दिनों तक संग्रहण किया जा सकता है, जिससे इनका उत्पादन खराब नहीं हो और साथ में इसका उत्पादन से हमें अच्छा दाम प्राप्त हो। तो दोस्तों ये हमारे में अमरूद था, इसके बारे में हम डिस्कस की, इसके साइंटिफिक नेम, इसका ओरिजिन, इसकी फ्लावरिंग टाइप की बात की हमने, इसका एडिबल पार्ट कौन सा पार्ट खाया जाता है, इसमें पोलिनेशन की बात की, इम्प्रूव्ड वेराइटीज की बात की दोस्तों हमने, इनमें इंसेक्ट की बात की, पेस्ट की बात की दोस्तों हमने, और साथ ही में इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका CISH इंस्टीट्यूट है। अगर इसके उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो हमारे टोंक में इसका उत्कृष्टता केंद्र है। और सर्वाधिक उत्पादकता और इसकी उत्पादकता की बात की हमने, तो उत्पादकता कहाँ पर है दोस्तों, तो विश्व में हमारा भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ की है, तो हमारे सर्वाधिक उत्पादकता सवाई माधोपुर जिले की है, जो हमारे राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों ये हमने आज डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड माई सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।